असगर बजाज जी की कहानी संग्रह कूड़ा समय के पिछले एपिसोड में हमने दो कहानियों को लिया था। पहली थी नेताजी और औरंगजेब। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। इसमें देश का नेतृत्व करने वाले शहंशाह के तानाशाह रवैये के ऊपर तंज कसा गया था। जिनकी डिग्री का खुद कोई ठिकाना नहीं, वे औरंगजेब के ऊपर पीएचडी कर इतिहासकार बने बैठे हैं। और दूसरी कहानी हमने पढ़ी थी भय का दर्शन। ये छोटे छोटे 10 संवादों के ऊपर आधारित थी, जो गुरु और चेला के संवादों के फॉर्म में थी। इसमें गुरु कोई भी हो, लेकिन चेले के रूप में शहंशाह स्वयं थे। गुरु जी उन्हें ये ज्ञान देते हैं कि जिस तरीके से तुम्हें हमेशा ये डर सताता रहता है कि तुमसे कोई सत्ता छीन लेगा और इसीलिए तुम बड़े भय से घिरे रहते हो, उसी तरह भारत जो है वो एक वैज्ञानिक सोच का देश नहीं है, ये एक धार्मिक देश है। इसीलिए यदि यहाँ के लोगों की सोच में ये बात डाल दी जाए कि उनका धर्म जो है वो खतरे में है, तो वह उसको बचाने के लिए कुछ भी कर लेंगे। और 10 साल से कुछ भी कर ही रहे हैं हम। यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी और आज हम इसकी अगली कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज की कहानी का शीर्षक है चूहेदान। बड़ी रोचक कहानी है। किस तरीके से हमारे देश का सेक्युलर डेमोक्रेटिक ढांचा जो है वो तबाह किया जा रहा है अनडेमोक्रेटिक रूल्स को हमारे ऊपर लाद कर। किस तरीके से कुछ चूहे अब शेर होने का दावा कर रहे हैं, सुनिए। चूहेदान। मेरे घर में चूहे बहुत हो गए हैं, काफी नुकसान पहुंचाते हैं। न सिर्फ अपना पेट भरते हैं बल्कि हमारे पेट पर भी लात मारते हैं। मतलब ये कि हमारा जीवन मुश्किल कर दिया है। श्रीमती जी से सलाह हुई और उन्होंने कहा कि चूहों को पकड़ने के लिए एक चूहेदान ले आओ। मैं बाजार गया और एक बड़ा चूहेदान ले आया। अब धीरे धीरे चूहे उस चूहेदान में आने लगे, लेकिन मुश्किल ये हो गई कि उस चूहेदान से उनको बाहर कैसे निकाला जाए और फिर क्या किया जाए, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तो हुआ ये कि चूहेदान भरता चला गया और उसमें बहुत ज्यादा चूहे आ गए। फिर क्या हुआ, चुनाव आ गए। चुनाव मतलब इलेक्शन जो आजकल चल रहे हैं। तब पाया कि चुनाव में सब वोट देंगे, मतलब घर में जो भी है वह वोट देगा। तब चूहों ने भी वोट दिए। चुनाव का नतीजा यह निकला, बहुमत के कारण चूहे चुनाव जीत गए। और फिर क्या था, वे चूहेदान से बाहर निकल आए, उनके हाथ में सत्ता आ गई और उन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया कि उन्हें चूहेदान में किसने बंद किया था। तब उन्हें मेरे बारे में पता चला और उन्होंने आदेश दिया कि लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए मुझे चूहेदान में बंद कर देना चाहिए। अब चूहे लोकतंत्र चला रहे हैं और मैं चूहेदान में बंद हूं। और ये लोकतंत्र चूहों द्वारा इस तरह चलाया जा रहा है कि हर जगह डर का माहौल बनाया जा रहा है, कहीं सत्ता हाथ से न निकल जाए। इसके लिए तरह तरह के उपक्रम किए जा रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, श्याम रंगीला जी की मैंने एक वीडियो क्लिप्स देखी थी। उसमें उन्होंने इस बात को रखा है कि किस तरीके से पिछले 4 दिन से, मतलब जिस समय मैंने वीडियो देखी थी उसमें वो पिछले 4 दिनों का जिक्र कर रहे थे, किस तरीके से 4 दिन से जो है वो किसी को भी नामांकन करने के लिए पर्चे नहीं उपलब्ध करवाए जा रहे हैं चुनाव आयोग द्वारा। मतलब जहां से शहंशाह खड़े हैं वहां से उनके अलावा कोई और चुनाव नहीं लड़ सकता। तो बात होती है, हमारे सामने इमेज प्रोजेक्ट की जाती है शेर जैसी और बर्ताव एक चूहे जैसा। ये शोभा नहीं देता। अगली कहानी सुनिए, बुद्धिमान की पहचान। अब ये आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कहानी जो है इस देश के मौजूदा हालात के ऊपर फोकस करती है। बुद्धिमान की पहचान कैसे होती है, समझदार को एक इशारा ही काफी होता है। पिछले 10 साल में देश में क्या हुआ है, किस तरीके से सबका साथ सबका विकास कहकर आप लोगों के दिमाग को कैप्चर किया गया है। सबका साथ सबका विकास तो नहीं हुआ, अलबत्ता किन लोगों का विकास हुआ है ये अब आप जरूर ध्यान दीजिएगा। सुनिए, बुद्धिमान की पहचान। एक आदमी अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता था। वह कुछ लोगों को अपने साथ लेकर किसी बहुत अच्छी जगह की तलाश में निकला। जो लोग उसके साथ चल रहे थे उन्हें पूरा विश्वास था कि बुद्धिमान उन्हें अच्छी जगह ले जाएगा। रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां आईं। कहीं जमीन बहुत उबड़ खाबड़ थी, कहीं रास्ते में कोई छाया नहीं थी, कहीं खाने पीने का सामान बहुत मुश्किल से मिलता था, कहीं रास्ते में चोर डाकू मिलते थे, कहीं हत्या हो जाने का डर था।
इन सब कठिनाइयों के बारे में बुद्धिमान कहता कि अच्छी जगह जाने के लिए इतनी तकलीफ तो उठानी पड़ती है। लोग उसकी बात मान लेते थे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह आ गए जो बिल्कुल नरक के समान थी, जैसे कि देश के मौजूदा हालात। वहां ऐसा राज था जिसमें खुलेआम हत्याएं होती थी, बेगुनाह लोगों पर भयानक अत्याचार होता था। वहां किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, कोई नियम कानून को नहीं मानता था। वहां के लोगों के अंदर दूसरे लोगों के लिए कोई संवेदना की भावना न थी। बुद्धिमान के साथ जब लोग वहां पहुंचे तो उस नरक में जो 2-4 अच्छे लोग थे, उन्होंने बुद्धिमान से कहा, अरे आप तो इतने बड़े बुद्धिमान हैं, आप यहाँ नरक में कैसे पहुंच गए? आपने कौन सा रास्ता पकड़ा था जो यहाँ पहुंच गए? उस रास्ते के बारे में बताइए। बुद्धिमान ने कहा, यह तो मैं नहीं बताऊंगा। लोगों ने कहा, बता दीजिए ताकि दूसरे लोगों को जानकारी हो जाए और वे यहाँ न फंसे। आप बता देंगे तो दूसरे लोगों की बड़ी भलाई होगी। बुद्धिमान आदमी ने कहा, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। जब उससे बहुत पूछा गया तो उसने कहा, अगर मैं ये बता दूंगा कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा हूं तो लोग मेरे बुद्धिमान होने पर शक करेंगे। मुझे सब कुछ गवारा है, पर यह गवारा नहीं कि लोग मुझे बुद्धिमान ना समझें। यह कहकर बुद्धिमान आदमी अकड़ कर बैठ गया। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं कहूंगी। मेरे हिसाब से तो 10 साल में सबका साथ सबका विकास कहने वाले मोदी जी की यदि आप कार्यशैली को देखेंगे तो उन्होंने किसको साथ लिया और किसका विकास किया, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब उनके पास प्राइवेट जेट नहीं था और आज वे प्राइवेट प्लेन में चढ़ते हैं, लाखों रुपए के सूट पहनते हैं, लाखों की घड़ी, चश्मे, यहाँ तक कि कलम भी लाखों की है उनकी। तो आखिर किन का साथ था और किन का विकास था और उसके चलते चलते इनका खुद का कितना विकास हुआ, ये सब अब 10 सालों का एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के सामने भी है। तो इसलिए मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि यदि आप अपनी गलती मान लेते हैं तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि सुबह का भूला शाम को यदि घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो चलिए अब अगली कहानी को लेते हैं। अगली कहानी है लेनिन मूर्ति संवाद, और ये 10 छोटे छोटे संवादों के जरिए समझाने की कोशिश की गई है कि लेनिन की मूर्ति यदि बोल सकती तो वो किस तरह का इंटरव्यू देती। जैसा कि ज्ञात है, मार्च 2018 में त्रिपुरा के बेलोनिया शहर में लेनिन की मूर्ति को तोड़ा गया था। 25 साल बाद जब कम्युनिस्ट नेताओं की वहां हार हुई तो 5 साल पहले लगाई गई लेनिन की मूर्ति को वहां तोड़ दिया गया था और उसे तोड़ने के लिए सरकारी तंत्र की सबसे भरोसेमंद मशीन बुलडोजर को बुलाया गया था। उस चीज के ऊपर ये सारे संवाद हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। लेनिन की मूर्ति संवाद 1। लेनिन की मूर्ति तोड़ दी गई, लेकिन फिर सवाल पैदा हुआ कि उसे वहां कहां फेंका जाए। काफी बहस हो रही थी, हील हुज्जत होती रही। जब कुछ तय ना हो सका तो लेनिन की टूटी हुई मूर्ति ने ही कहा, मुझे वहीं फेंक दो जहां हजारों साल से टूटी हुई मूर्तियां फेंकी जा रही हैं। संवाद 2। लेनिन की मूर्ति तोड़ दी गई है, लेकिन फिर बहस होने लगी कि मूर्ति किसने तोड़ी है। सब लोग अपना अपना दावा पेश करने लगे। किसी ने कहा मैंने तोड़ी है, किसी ने कहा मैंने तोड़ी है। बड़ी बहस शुरू हो गई जो लात जूते में बदल गई, क्योंकि लेनिन की मूर्ति तोड़ने वाले का शानदार करियर सामने था। इस तरह की जब भी हरकत जो कोई करता है भाजपा कार्यकर्ता, तब उन्हें बहुत सारे इनाम दिए जाते हैं, उनका करियर बड़ा शानदार हो जाता है। ये सब कुछ तो हम आजकल संसद में हुई बहसों में भी देख रहे हैं, किस तरीके से रमेश विधुड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली जी को अपशब्द कहे संसद में खड़े खड़े चलती हुई कार्यवाही के बीच में, और फिर अगले दिन किस तरह उनको बहुत सारे नजराने मिले प्रमोशन के तौर पर। और साथ ही निशिकांत दुबे जी ने महुआ मोइत्रा सहित एक और उड़ीसा की जो नेता हैं उनको नगर वधु कहा तो उनका भी प्रमोशन हुआ। इसीलिए ये लोग लड़ते हैं कि हमने किया है, बुरा काम हमने किया है। सोचिए देश कहाँ आ गया है। बुरा काम करने में फक्र महसूस करते हैं लोग। जब ये तय ना हो पाया कि लेनिन की मूर्ति किसने तोड़ी है तो लेनिन की टूटी हुई मूर्ति ने ही कहा, तुम लोगों ने नहीं, मेरे लोगों ने ही मेरी मूर्ति तोड़ी है। मतलब
इस मूर्ति को तोड़ने से पहले जो विरोध होना चाहिए था वो किसी ने नहीं किया। बुरे के सामने यदि अच्छाई झुक जाएगी तब इसमें बुराई का कोई दोष नहीं, दोष उस अच्छाई का है जो झुक गई। संवाद 3। लेनिन की मूर्ति जब तोड़ी जा रही थी तो मूर्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद मूर्ति हंसने लगी। तोड़ने वालों को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? आपको तो तोड़ा जा रहा है। मूर्ति ने कहा, तुम लोग मेरी पसंद का काम कर रहे हो। तोड़ने वालों ने कहा, कैसे? लेनिन बोले, मैं जीवन भर यही करता रहा हूं। मतलब किस तरीके से लेनिन ने पूंजीवाद के खिलाफ जो एक मुहिम छेड़ रखी थी और पूंजीवाद के जो सिंबल थे उनको तहस नहस और ध्वस्त किया था उन्होंने अपने जीवन काल में। चौथा संवाद। लेनिन की मूर्ति ने अपने तोड़ने वालों से सवाल किया। मूर्ति ने कहा, तुम लोग किसकी मूर्ति तोड़ रहे हो? लोगों ने कहा, लेनिन की। मूर्ति ने कहा, मेरा पूरा नाम क्या है जानते हो? तोड़ने वालों ने कहा, अरे हमें अपने अपने नाम मालूम नहीं, आपका नाम क्या जानेंगे? कहने का मतलब यह है कि जो भीड़ तंत्र को यहाँ प्रमोट किया जा रहा है, भीड़ का कोई नाम नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, उसकी कोई पहचान नहीं होती, ये कहने का मतलब है। लेनिन की मूर्ति एक भीड़ ने तोड़ी थी और उसका कोई नाम या कोई पहचान नहीं थी। तो किस तरीके से यहाँ पर सत्ता के भूखे लोग जो है वो भीड़ तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी आप लोगों को अब समझ में आने लगा होगा। पांचवा संवाद। लेनिन की टूटी हुई मूर्ति ने तोड़ने वालों से पूछा कि तुम लोग सिर्फ तोड़ते हो या कुछ जोड़ भी सकते हो? उन लोगों ने कहा, जोड़ने का काम हमारा नहीं है। मूर्ति ने पूछा, जोड़ने वाले कहाँ हैं? तोड़ने वालों ने जवाब दिया, वे उधर बैठे हैं। क्यों? उधर क्यों बैठे हैं? मूर्ति ने पूछा। तोड़ने वालों ने कहा, हमने इतना तोड़ दिया कि अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या जोड़ें। मतलब विपक्ष के ऊपर भी करारा तमाचा है ये। किस तरीके से सत्तारूढ़ दल को सब कुछ ध्वस्त करते हुए शांति से बैठकर देखते रहे विपक्षी दल। ये कहानी जो है 2023 में प्रकाशित हुई है, तो यकीनन उससे पहले का ही समय इसमें दिया हुआ है। लेकिन लखनऊ की स्पीच में मैंने सुना था राहुल गांधी जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि कांग्रेस से भी कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से ये हालात हो गए हैं। तो अपनी गलती को मान लेना मैं समझती हूँ उससे बड़ा काम कोई और नहीं होता। देखते हैं कितना उसका असर होता है। संवाद 6। मूर्ति ने तोड़ने वालों से पूछा, तो मूर्ति के अलावा और क्या क्या तोड़ सकते हो? तोड़ने वालों ने कहा, बहुत कुछ तोड़ सकते हैं, जिसे भी नापसंद करते हैं, जो हमें पसंद नहीं है उसे हम तोड़ देते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें तोड़ देते हैं, जिंदा लोगों को तोड़ देते हैं, और तो और हम मुर्दा लोगों को तोड़ देते हैं। हमसे अच्छा ये काम और कोई कर ही नहीं सकता। मूर्ति ने पूछा, क्या तुम जोड़ना भी जानते हो? तोड़ने वालों ने कहा, ये क्या होता है? मतलब इनकी जो संस्कृति है ये तोड़ने की है। हम लोग अंग्रेजों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं डिवाइड एंड रूल का, जो सरासर गलत है। यदि आप इतिहास का मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा तोड़कर रखने की संस्कृति एक्चुअल में इन हिंदुत्ववादी दलों की ही रही है। 7वां संवाद। मूर्ति ने अपने गिराने वालों से पूछा, यह बताओ क्या संसार के दूसरे देशों में भी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं? मूर्ति गिराने वाले प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, यह पवित्र काम तो संसार में सब जगह हो रहा है। मूर्ति ने पूछा, कौन कौन कर रहा है? मूर्ति गिराने वालों ने कहा, जो जो कर रहे हैं सब हमारे भाई हैं। सोचिए कितना लंबा चौड़ा तंत्र हो चला है। 8वां संवाद। मूर्ति तोड़ने वालों ने मूर्ति से पहला सवाल किया, तुम्हें कोई बचाने क्यों नहीं आ रहा? मूर्ति ने जवाब दिया, अगर वे अपने आप को बचा पाएंगे तो मुझे बचाने आएंगे। तो लोकतंत्र को बचाने की सबसे पहली पहल जो है वो हमारे दिमाग से कचरे को बाहर करना है और कुछ सकारात्मक विचारों का उसके अंदर भरा जाने से शुरुआत होगी। और वही काम मैं कर रही हूँ। यही मेरी कोशिश है कि आप लोगों के दिमाग में भरा हुआ कूड़ा जो है उसकी जगह कुछ सकारात्मक विचार आप लोगों तक पहुंचाए जाएं, जिसे आप सुने समझें। 9वां संवाद। मूर्ति ने अपने तोड़ने वालों से पूछा, आप लोगों को मुझसे इतनी घृणा थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं तोड़ा? मूर्ति तोड़ने वालों ने कहा,
विरोध का डर था। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, किसके विरोध का डर था। मूर्ति ने पूछा, आप विरोध को पसंद नहीं करते? तोड़ने वालों ने कहा, बिल्कुल नहीं, हम विरोध और विरोधियों को पसंद नहीं करते। हम वीर हैं, हम अपनी शक्ति वहीं दिखाते हैं जहां कोई विरोध नहीं होता। क्या वीरता है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा शेर की तरह इमेज प्रोजेक्ट की जाती है, लेकिन काम जो है वो चूहे जैसा होता है, एकदम डरपोक व्यक्ति जैसा होता है। तो संस्थाएं कितनी इंपॉर्टेंट हैं। सब जगह पहले संस्थाओं पर कब्जा किया गया और उसके बाद उनको अपने मन मुताबिक चलाया जा रहा है। किस तरह वाराणसी से शहंशाह के खिलाफ कोई और नामांकन नहीं कर सकता, किस तरीके से ठीक इलेक्शन से पहले विरोधी दल के लोगों को खरीद फरोख्त कर लिया जा रहा है, और किस तरीके से लखीमपुर में आई थी घटना कि आप बटन कोई भी दबाओ, पर्ची जो है वो कमल की बाहर आ रही है। तो ये सब कुछ तभी संभव था जब संस्थाओं के ऊपर कब्जा किया गया। 10वां और आखिरी संवाद। लेनिन की मूर्ति ने पूछा, तुम लोग मूर्तियों के अलावा और क्या क्या तोड़ते हो? उन्होंने कहा, हम तोड़ने के एक्सपर्ट हैं, जो चाहेंगे तोड़ेंगे। लेनिन की मूर्ति ने कहा, तुम सब कुछ तोड़ सकते हो, लेकिन लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकते। ये अंतिम संवाद ही सब कुछ है। हिम्मत मर्दे मदद खुदा, ये कहा जाता है। खुदा भी उसी की मदद करता है जिसमें हिम्मत होती है, हौसला होता है। इसके आगे आप खुद ही समझदार हैं, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। इसके साथ ही आज का ये एपिसोड समाप्त करती हूं। अगले एपिसोड में कुछ और कहानियों और संवादों के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन यदि आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अंबेडकर नामा पर हाजिरी लगाना भी न भूलें। कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट करते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।